आज के इस सेशन में हम दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और बाकी कुछ सवालों के जवाब भी कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकूं। एक क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, उनके टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद बाकी हम क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है जी कि हम एक स्टॉक की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की शेयर वैल्यू ये होनी चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और इसको आप थोड़ा सा समझें। किसी भी स्टॉक की वैल्यू या फेयर वैल्यू आप फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये आपसे फाइंड होगी नहीं। उसकी वजह यह है कि स्टॉक चलता है मार्केट के सेंटिमेंट्स पे। मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या माहौल चल रहा है। जब मार्केट अच्छी चल रही होती है तो एक स्टॉक की वैल्यू है, फर्ज करें उसकी 10 रुपए वैल्यू होनी चाहिए, हो सकता है वो 30 रुपए चल रहा हो सकता है वो 40 रुपए चल रहा हो, पता नहीं अंदर की क्या खबर हो क्या ना हो। तो आप कैलकुलेट करके बैठे होंगे कि यार इसकी वैल्यू 10 रुपए होनी चाहिए, मार्केट में वो 20 रुपए चल रहा होगा, मोमेंटम अच्छा चल रहा होगा, सब चीजें अच्छी चल रही होंगी। आप कहोगे यार ये तो इसकी तो वैल्यू 10 रुपए है, मैं तो बाय नहीं कर रहा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टॉक की वैल्यू आपने डिटरमिन की कि इसकी वैल्यू 10 रुपए होनी चाहिए और वो 10 रुपए पे आप उसको बाय कर लेते हैं, उसके बाद वो 3 रुपए हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में सिचुएशन ठीक नहीं है, मार्केट में सेलर्स हैं। मार्केट में जब सेलर्स सेलिंग करता है ना, तो फिर वो ये इस तरह की सब चीजों को वो रोनता हुआ निकल जाता है, ठीक है। और जब उसने बाय करना होता है ना, तो बस फिर वो बाय करता हुआ चला जाता है। इतना सोचते नहीं है कि इस स्टॉक की ये वैल्यू होनी चाहिए, नहीं वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी करके रखें। लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि यार ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक बुरा है, ये स्टॉक अच्छा है, और जब भी उनको मौका मिलता है वो स्टॉक की बाइंग कर रहे होते हैं। वो उनका वो एक डिफरेंट एक तरीके का है। लेकिन जब आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रहे हो ना, तो फिर ये आपने इन चीजों को इन चीजों में काम करके आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। वैल्यू जो है ना वो चार्ट पे नजर आ रही होती है। वैल्यू चार्ट, प्राइस बढ़ रही है ना, बस हमारे लिए इतना काफी है। मोमेंटम है स्टॉक के अंदर तो कोई वजह है, उस वजह पे हमने नहीं जाना। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस जो करते हैं ना लोग, असल गेम उन्हीं के पास है। मैं ये नहीं कहता कि टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ है। फंडामेंटल जो एनालिसिस कर रहा है उसके पास खबर है, उसके पास न्यूज है, वो जब बाय करेगा ना, ठीक है, वैलिड वही चीज है। जब उसने बाय करना है तो टेक्निकल वाले को नजर आ जाएगा कि यार इस स्टॉक में कुछ खास चीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि प्राइस, जो कुछ भी एक्शन होगा प्राइस पे एक्शन होगा। जब भी कोई बाय होगा, सेल होगा, तो प्राइस पे नजर आएगा, ठीक है। तो हमने किसी भी स्टॉक की फेयर वैल्यू हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमें मोमेंटम चाहिए होता है। जब मोमेंटम टूट गया हमने उस स्टॉक से निकल जाना है, जब मोमेंटम बन गया हमने उस स्टॉक के अंदर इंटर हो जाना है। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। इसमें आप अपने तरीके से सोच सकते हैं कि आप किस किस्म के इन्वेस्टर हैं, तो आप अपने तरीके से काम करें, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दोनों चीजें ठीक है, आप वैल्यू को फाइंड करें, लेकिन उससे कुछ आपको मिलेगा कुछ नहीं। कई दफा 10 रुपए की वैल्यू का शेयर 40 रुपए चल रहा होगा, कई दफा 40 रुपए वैल्यू का शेयर 10 रुपए चल रहा होगा। ऐसा स्टॉक मार्केट में आपको मौके मिल जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले आज हम पीआरएल को करेंगे, डिस्कस करेंगे। पीआरएल देखें, एक नीचे से एक चक्कर लगा के आ गया, ऊपर आया है, और 60 अभी मार्केट को बंद होने में तकरीबन आधा घंटा है, और हाई लगा के आ गया ऊपर से जी। ये 200 की मूविंग एवरेज थी, उससे ऊपर 25.89 हाई लगा के आ गया। तो हो सकता है कि आरएसआई भी 60 से ऊपर इसकी मूव बंद हो जाए। अच्छा स्टॉक है पीआरएल। अगर तो आप इसमें फंसे हुए हैं तो वो तो एक अलग इशू है, बट अगर आप इसमें न्यू इंटर होना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर कोई मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। 200 की मूविंग एवरेज अभी क्रॉस नहीं हुई। थोड़ा सा 200 की मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाए, 2 दिन थोड़ा सा नीचे आए, तो उसके बाद अगर 60 का आरएसआई पे क्लोज होती है, 60 से ऊपर आरएसआई पे क्लोज होता है, तो फिर आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो लग रहा है कि इसके अंदर दोबारा गेम स्टार्ट हो गई है। वॉल्यूम्स भी बेहतर नजर आ रहे हैं। जब ऊपर जाता है तो वॉल्यूम भी बेहतर, इतने बेहतर नहीं है लेकिन वॉल्यूम कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं इसके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम
उसके बाद हमारे पास है हब पावर। हब पावर बहुत अच्छा हो गया जी, ये तो बिल्कुल यतीम ही हो गया समझ लें आप। और इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं बेचारे, उनका कसूर नहीं है, बस हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, हब पावर में आप देखें कि ये आरएसआई देखें नीचे से ऊपर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये आरएसआई नीचे से ट्रैवल करती हुई ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये नई चीज मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पे कि जब इस तरह का स्टॉक हो, बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड में हो और स्टॉक फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव बनाए, तो ये हो सकता है अपनी करेक्शन पूरी करने जा रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि ये करेक्ट अपने आप को करेक्ट कर रहा हो, वहां से हो सकता है टच करके ऊपर से फिर ये वापस आएगा। इसका तरीकाकार ये है कि एक दफा इसको 60 की मूविंग एवरेज पे, ये जो 60 का जो आरएसआई है, यहां पर एक दफा जाने दें इसको, यहां पर एक दफा जाएगा। अगर इसने करेक्शन वाला जो मामला हुआ तो फिर ये वहां से ये वापस आ सकता है, ठीक है। 60 की जो आरएसआई है ये करेक्शन में भी यूज होती है कि एक दफा जब कोई भी स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में हो, देखिए किस तरह डाउनवर्ड ट्रेंड में था, उसके बाद ये करेक्शन पूरी करने गया है, तो हो सकता है कि 60 की आरएसआई के ऊपर जाकर कुछ सेलिंग देखने को आपको मिलेगी और उसके बाद वो यहां से अगर वो नीचे निकल गया वापस, तो इसका मतलब है फिर अपना ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड का जो मोमेंटम है इसको ये चालू करेगा आगे जाके, ठीक है। अभी ये करेक्शन ही ले रहा है, तो आप इसको करेक्शन ही समझें। और एक दफा इसने यहां पर भी करेक्शन ली थी, अगर आप इसको प्राइस नोट कर लें 119 रुपए 40 पैसे, 119 रुपए 40 पैसे अगर ये क्रॉस कर गया तो उसका फिर अगला टारगेट होगा सर 100 तकरीबन, फिर ये 129 रुपए तक जा सकता है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, कोई खास इसको जल्दी है नहीं, कोई बड़ी ठंडी ठंडी किस्म की ये पावर में ट्रेडिंग हो रही है, कोई वोलेटाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। तो हो सकता है कि ये अपनी करेक्शन पूरी करने जा रहा हो। अच्छा, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे इसके अंदर हम तो अगला क्वेश्चन है सर, ये इसके मैं काफी जवाब दे दूं सर। आप सिंपली अपनी वीडियो में ये बताया करें कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, किस रेट पर और कहाँ सेल करना चाहिए। इस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन के जवाब को ढूंढते ढूंढते लोग बूढ़े हो चुके हैं जी, और कुछ लोग फोत हो चुके हैं, मैं जाती तौर पर उनको जानता हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला उनको, ठीक है। वो सारी जिंदगी इसी चक्कर में रहे कि यार बस हमें कोई बता दे कि इस रेट पे लेना है, इस रेट पे सेल करना है। भाई आपको पैसे क्यों कोई कमा के देगा, मुझे बताएं। सिखाने वाले मिल जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन पैसे कमा के आपकी जेब में डालने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको जिंदगी में। ये तो आप वही बात कर रहे हैं कि यार मुझे कोई कमा के दे दे पैसे, ठीक है सर। तो देखिए आपके पास लाख रुपए हैं और मैं आपको बोलूं कि सर मुझे दें पैसे, मैं आपको कमा के देता हूं, और भाई मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी होती तो मुझे आपसे लाख रुपए लेने की जरूरत क्या थी, ये मुझे बताएं। जब मेरे अंदर टैलेंट मौजूद है, मेरे अंदर कैपेसिटी मौजूद है, तो मैं आपको काम करवाऊं और आपका पैसा यूज करके मैं ट्रेड करूं, आपको भी पैसे बना के दूं, अपने भी पैसे बनाऊं, मेरे अंदर इतना टैलेंट होता भाई, तो मुझे आपसे पैसे लेने की जरूरत क्या थी। मैं तो बस अपना काम करता रहूं, मेरे पास 5-10 हजार हो, उससे 10 का 15 करूं, का 20 करूं, का 40 करूं, 40 का 80 करूं, फिर 80 का 160 करूं, इस तरह करते 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 आप मलिक रियाज बन जाएंगे जी, मसला ही कोई नहीं। इस बात को समझे सर, इस तरह नहीं होता। बहुत से लोग डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप से इंस्पायर होकर जाते हैं, डिफरेंट लोगों की वीडियो से इंस्पायर होकर जाते हैं, डिफरेंट लोगों के एड से इंस्पायर होकर जाते हैं, लेकिन मिलता उनको कुछ भी नहीं है, ये आपको गारंटी कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये लिखा है जी शॉर्ट टर्म टारगेट प्रॉफिट ऑफ बीओपी एंड टीआरजी। ये 2 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया है भाई ने। तो देखें, मैं टारगेट आप रख सकते हैं, आप सिंपल, आप कहीं पर भी बाय करते हैं, आप 20% का अपना टारगेट रखें, 25% का टारगेट रखें तो रख लें। क्या इशू आपको, ठीक है। आप टारगेट दूसरा बनाएं, मैं तो टारगेट नहीं मानता, मैं तो कहता हूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें, आप उस चीज की तरफ आए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ आए। अगर
किसी भी स्टॉक ने 100% आपको देना है, गेन देना है, तो 100% लेना। आप 10-15%, 20% लेकर क्यों निकल जाते हैं? कोशिश करें कि स्टॉक को अगर वो 100% उसकी राइड है तो आप 100 ना लें, 80 तो लें कम से कम। 200% की राइड है तो कम से कम 170%, 180% तो लें। वो कैसे लेंगे? तो अपने टारगेट ये बनाएं कि भाई एक 200 की अगर इसकी मूव है तो हमने 170-80% लेना ही लेना है। तब मजा आएगा स्टॉक मार्केट में काम करने का, आपको इस तरह मजा नहीं आएगा। इसके बाद मुस्तफा भाई, व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस इफ वी टेक एंट्री बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन? 8% इज ओके, यस 7-8% इज ओके, कोई इशू नहीं है। यू हैव इग्नोर्ड, अच्छा ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। यू हैव इग्नोर्ड वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स। मैंने कल भी बताया था आपको कि जितने फैक्टर्स आप अपने जहन में इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं ये बात बार बार, वैसे मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हैं, बैक टेस्टिंग का मतलब होता है पिछली डेट्स में अपनी स्ट्रेटजी को चेक करना कि मैं अगर पिछले 2 महीने से इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा होता तो मैं आज प्रॉफिट में होता या लॉस में होता, या मुझे कहां कहां एंट्री मिली, कहां कहां मुझे प्रॉफिट हुआ, कहां कहां मुझे लॉस हुआ, कहां कहां मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसको हम कहते हैं बैक टेस्टिंग। अक्सर स्ट्रेटजीज में इशू नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। जब आप कोई स्ट्रेटजी टेस्टेड स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहे होंगे तो रिजल्ट आपका फाइन ओके रिजल्ट आएगा आपका। आप कहोगे यार ये तो बेहतरीन मुझे स्ट्रेटजी मिल गई है और इससे अब तो भाई मैं माला माल हो जाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा। आप इतने एक्साइटेड होंगे उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने का, ठीक है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में जब आप उसको टेस्ट करेंगे, जिसको मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग कहता हूं, जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग की तरफ जाएंगे तो फिर वो स्ट्रेटजी इस तरह काम नहीं करेगी जिस तरह बैक टेस्टिंग में कर रही थी। इसके पीछे एक ही रीजन है मेरे भाई, एक ही रीजन है कि जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जब लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आप उस सिचुएशन में नहीं होते। आपका जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं आपके माइंड में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ना कोई न्यूज होती है, ना किसी की टिप होती है, ना मुल्की हालात जहन में होते हैं, ना सियासी हालात जहन में होते हैं, कुछ नहीं आपके जहन में होता। आप सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रेटजी को देख रहे होते हैं कि वो मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही। वो बिल्कुल काम कर रही होती है। जब आप फ्रंट टेस्टिंग करने जाते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग करने जाते हैं, वहां पर आपके जहन में सियासत भी होती है, मुल्की हालात भी होते हैं, अमेरिकन हालात भी आपके जहन में आ जाते हैं, और डिफरेंट किस्म के फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल उसके आपके जहन में आ जाते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं बैड और गुड कुछ भी हो सकती हैं, वो चीजें आपके जहन में फिर रही होती है। एक आपके जहन में एक तूफान होता है आपके जहन में, तूफान। और देखें, जब भी आपके माइंड में तूफान होगा तो तूफान जीतेगा हमेशा, स्ट्रेटजी आपकी हार जाएगी। ये बात आप मेरी नोट कर लें कि जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स जब आप उसको अपने माइंड में उस वक्त आपके होंगे, बहुत सारी टिप्स आपके जहन में होंगी, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट लोगों की रिव्यूज जो होंगे वो आपके जहन में होंगे, तो भाई ये तूफान बन जाएगा आपके जहन में, आपको पता ही नहीं होगा, और हमेशा तूफान की जीत होगी, स्ट्रेटजी आपकी हार जाएगी, आप हमेशा लॉस करेंगे। क्यों? कि जो स्ट्रेटजी कह रही थी वो तो आपने किया ही नहीं। आपने तो अपने आपके इमोशंस बीच में आ गए, तो जब इमोशंस आ जाते हैं तो फिर स्ट्रेटजी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है जी, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चन ले नहीं सकता, मार्केट भी चल रही है, तो अपना बहुत ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। मार्केट बहुत हाई लेवल के ऊपर है। पेनी स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ आजकल, ताकि जो लोग पेनी स्टॉक्स में काम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से गाइड हो सकें, उनको गाइडेंस अच्छी चाहिए। हो सकता है मेरी तबलीग से लोग पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करना छोड़ दें, या अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो ठीक तरीके से पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।